requirement is fulfilled. Secondly is the voltage. Voltage in 1 and 2 and 3. In 1 R wave, and in the lead 3 it is basically S wave. So I'll sum up of this. It is 5 into 7, 7, 5, 12, 12 and 3, 15, 16. 4. It is 15 or more than that, it means that voltage is normal. After voltage, what we see in this ECG is the rate. Now, rate can be calculated by the very quick method 300, 150, 100, about 98 to 100. Now, the exact method can be used, accurate method can be used by dividing the small squares and between the 2 hours and divided by 1500, which is about 98 to 100 heart rate. It is a sinus tachycardia in this patient. According to the American Heart Association, sinus tachycardia, because P wave is visible and the rate is less than 150, it is sinus tachycardia. Now here the PR interval between the P and the R, count the small square very, very quickly. You see in lead 2, between the P and R, there is hardly 3 small square, or 3.5. The 0.04 plus 0.04 plus 0.04. It is 0.12 or 0.10 around. Actually, the P maximum is 0.18 second. It is 0.12 or 0.10 here. In some it is 0.10, in some it is 0.12. It is 0.11 around mean. So PR interval is short, although because of the sinus tachycardia, yes, it is possible. Because there is sinus tachycardia, PR may be reduced. It will be QRS interval from the Q to the S, from the Q to the start of the or the end of the R, the same thing. The QRS interval in this condition is 1, 2, and 3. It is three small squares. The small square, the QRS interval is 0.12 second. It means that it is in normal range. QT interval can be calculated from the end of the T from the start of the Q. It is about 5 and 5, 10, 12 and 14. 14 about, or around about 14 or 13. So it can be calculated QTC because there is sinus tachycardia. It will come around 0.36 or 0.38, something like that. Slightly higher level of the QT in this patient. 60-year-old with occasional palpitation. This was the complaint of the patient. इसको देखते रहिए ऊपर उसकी कंप्लेंट क्या है. Occasional palpitations, not every. रोजाना नहीं कंप्लेन कर रहा, occasional palpitations. ये इंटरवल्स होगा जी आपके पास. इंटरवल हो जाते हैं तो फिर रिदम देखी जाती है. रिदम रेगुलर है इरेगुलर है, इसको मालूम करने के लिए आपको 6-5 कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी. हमने करने की कोशिश की है इसमें. लीड 2 में अगर आप देखेंगे पी इंटरवल और देखें कोशिश करें पी इंटरवल और आर इंटरवल. इसमें जो मसला आ रहा है लीड 2 में वो ये आ रहा है कि पीक जो है वेरिएशन है इसके अंदर. आप देखेंगे फर्स्ट 2-3 में पी वेव है वो ठीक है, उसके बाद फोर्थ में से आगे गया तो ये जो है बफिड हो गई है. ये उसके आगे जो है वो बिल्कुल ही टूट गई है वो. फिर उसके बाद जो है नीचे चली गई है, इन्वर्टेड हो गई है, डाउनवर्ड जा रही है, फिर डाउनवर्ड जा रही है, फिर डाउनवर्ड जा रही है, फिर डाउनवर्ड जा रही है.
इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर वांडिंग पेसमेकर है, मतलब तो ये हो गया ना, बिकॉज इसका मॉर्फोलॉजी चेंज हो रही है, तो ये इसके अंदर वांडिंग पेसमेकर तो है। वांडिंग पेसमेकर इसमें है, और अभी तक जो पकड़ा गया है वो पीआर इंटरवल शॉर्ट है उसका। दो चीजें पकड़ी गई, इसलिए जो रिदम जो है ना उसको रेगुलर आप करार नहीं दे सकते। पीआर इंटरवल को बिल्कुल नॉर्मल करना पड़ेगा आपको, 0.14 से तो ऊपर होना चाहिए था। साइनस टैकिकार्डिया है, चलो हमने मान ली ये बात, पीआर इंटरवल वाला शॉर्ट है इसका, पीआर इंटरवल नॉर्मल है, क्यूटी इंटरवल जो है वो उसको शॉर्ट होना चाहिए था टैकिकार्डिया के साथ, लेकिन वो भी थोड़ा सा प्रोलॉन्ग है। उसके साथ जो है ना वार्निंग पेसमेकर है। आप दूसरी लीड्स में भी देखेंगे कि पीक वेरिएशन है, पी वेव वेरी कर रही है, गायब हो जाती है फिर आ जाती है इसके अंदर, और शेप भी चेंज कर रही है। इंटरेस्टिंग सिचुएशन। तो रिदम जो ताल्लुक है इसका, तो सम मैंने आपको 4 में क्लासिफाई कराया था, ए बी सी डी, तो ये आया ए में आ गया, ये तो वार्निंग पेसमेकर आ गया है इसका। मगर इसको अगर गौर से देखेंगे ईसीजी को, मॉर्फोलॉजी अगर आप गौर करेंगे, मैं सब लोगों से कहूंगा कि वो V5 को देखें। आप V5 को देखें, V6 को देखेंगे तो आपको इसके अंदर स्लांटिंग मिलेगी, ऊपर असेंडिंग मिलेगा, तो एस्केलेटिंग मिलेगी, कर्व्ड असेंडिंग मिलेगा आपको। तो आपको देखने में मिलेगा V4 में है, V5 में, V6 में भी है, और ये कुछ और वेव में भी मिलेगा, जैसे लीड 2 के अंदर भी इसी तरह से है। ऊपर गई पी वेव, फिर नीचे आई, अचानक उसने टर्न लिया है, कर्व लिया है। ये ज्यादा वादे जो है V4, V5, V6 में बहुत ज्यादा है। इसको जो है ना डेल्टा वेव भी आ रही है। अगर डेल्टा वेव भी आ रही है इसको, और पीआर शॉर्ट है, तो क्या हो गया? तो ये WBW सिंड्रोम हो गया विद वार्निंग पेसमेकर। अभी तक ये बात बन रही है, वार्निंग पेसमेकर है, पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक है, अटैक्स होते हैं उसको पैल्पिटेशन के, यही हिस्ट्री है ना ओकेजनल पैल्पिटेशन की। तो यहाँ पे जो है वो बिल्कुल ठीक है, अभी इस वक्त एट द प्रेजेंट ही वाज ऑल राइट और शी वाज ऑल राइट, लेकिन वो अटैक्स होते हैं उसको, और पेशेंट को जाना पड़ता है इमरजेंसी में। ये हिस्ट्री है। ये एक्चुअली इसी किस्म का ईसीजी मैंने देखा है अभी 1 हफ्ते पहले, वो मिस किया था कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज ने, और वो जाती थी हर 2 महीने 1.5 महीने में एक दफा, और जाने के बाद उसका सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे वो। तो इस तरह से वो 3 साल से जा रही थी उनके पास, डायग्नोसिस नहीं बनाई थी। अब यहाँ हमने डायग्नोसिस जो बनाई है वार्निंग पेसमेकर भी है, प्लस इसको जो है ना वो पीआर शॉर्ट है इसका, कंपैरेटिवली साइनस टैकिकार्डिया है और शॉर्ट है, शॉर्ट इंटरवल है, लेकिन इसके साथ डेल्टा वेव भी है इन लीड्स 2, V4, V5, V6, कर्व वेव है, एस्केलेटिंग, अचानक ऊपर चढ़ गई, तो आपको मिल नहीं है। V1 के अंदर जो है ना आप ये देखें कि प्रोमिनेंट क्या चीज है, R है या S है। अगर ये S है, डाउनवर्ड से V1, तो ये WPW टाइप बी सिंड्रोम हो जाएगा। अगर ये V1 में R डोमिनेंट होती तो WPW का वेरिएंट A हो जाता है। A हो या B हो, बहरहाल जो भी हो। एक और भी होता है जो C कहलाता है, लेकिन वो आपके लिए नहीं है। कहने का मकसद ये है कि इसकी ट्रीटमेंट वही होगा जो पहले बता चुका हूँ। इसके बाद जो है ना झगड़ा जो चलेगा वो आपके साथ और मेरे साथ, वो चलेगा एक्सिस के ऊपर। एक्सिस में 1 को देखिए, की मॉर्फोलॉजी देखिए, PQRS, लंबा हो गया है काफी, की बाद में आया है। उसके बाद अब आप 3 में देखिए, इसमें देखें AVF में, तो इसमें P है, फिर उसके बाद नीचे गया है, फिर ऊपर R आया है छोटा, फिर S आया है थोड़ा सा बड़ा है, उसके बाद फिर वो ऊपर आया है ये पॉइंट पर, तो उसके बाद T आया है। तो एक्सिस जो है ना देखने में नजर आता है तो ये लेफ्ट एक्सिस डिविएशन है,
लेकिन अगर इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो वन लीड में जो है ना पॉजिटिव कितनी है आपको नजर आ जाएगी। इसकी आइसोलेटेड लाइन बना लीजिए, तो इसके अंदर जो है ना 6 और 2 8, और इसमें जो है ना डाउनवर्ड वेव है ही नहीं, या एक भी अगर कर लें चले तो +7 हो जाएगा। +8 में से -1 करते चले +7 हो जाएगा। और ए बी एफ में जो आर है इसका बहुत छोटा है, 2 है +2, और नीचे जो आया है वो एस 3 है वो, तो +2 -3 निकाल लें तो -1। तो 1 को प्लॉट करें आप एक्स पॉजिटिव पे, क्यों पॉजिटिव है वो, और वाई को प्लॉट करें आप लोग नेगेटिव। नेगेटिव जो होता है वो ऊपर होता है, वाई पॉजिटिव नीचे होता है। और फिर इसके बाद वही करें जो मैंने बताया था ग्राफिक मेथड से, इसको निकालें एंगल इसका, तो इसका एंगल निकलेगा -10। आप निकाल दीजिएगा इसको। -10 नॉर्मल होता है नॉर्मल होता है शायान साहब? एबनॉर्मल नॉर्मल होता है, क्योंकि -32 + 110 या 100 + 110 ये नॉर्मल एंगल होता है। जैसे देखने में नजर आता है लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, अगर कैलकुलेशन से पता चला कि नहीं है, ये नॉर्मल है एक्सिस डेविएशन नहीं है इसको। तो हाइपरट्रॉफी के लिए आप जाएंगे तो पी पल्मोनेली के लिए है, तो उसका असेंडिंग लिम्ब देख लीजिए पी का, और पी मेट्रेली के लिए जो है ना वो आपको इसको विथ देखें, पी वेव की विथ देखनी पड़ेगी। दोनों चीजें अगर आप देखें मुख्तलिफ लीड्स में आपको नजर आएंगी। एवीएफ में अच्छा नजर आता है ज्यादा वैसे, लेकिन यह है कि आप चाहें तो 2 में देखें इसको, जैसे चाहे आपकी मर्जी है। वो 0.3 स्मॉल स्क्वायर में है, और असेंडिंग लिम्ब भी जो है वो सही है, इसलिए ये जो ना पी मेटेली है ना पी पल्मोनेली है इसके अंदर एग्जैक्टली जो है ना वो आप इसका हार्ड कॉपी इसमें निकालेंगे तो ज्यादा सही पता चलेगा। और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी तो है ही नहीं इसको, क्योंकि इसमें V1 के अंदर तो आर वेव है ही नहीं, प्रोमिनेंट बात ही खत्म हो गई। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के लिए V1 का जो है वो एस जमा करें V5 के आर के साथ, तो आप जमा कर लीजिए। तो V5 में जो आर है वो 16 है, 16 और 5 21 22 23 24 मिलीमीटर है V1 का एस जमा V5 का आर, तो ये बना 25 के करीब, 25-26 होगा। इसका मतलब है कि लेफ्ट एक्स आपको अगर देखनी हो वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी तो 35 मिलीमीटर होनी चाहिए एग्जैक्ट, यानी कम तकरीबन, या इससे ज्यादा होनी चाहिए। वो तो आपको मिली नहीं, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी नहीं है इसको पेशेंट को। फिर क्या करते हैं, इस्कीमिया देखते हैं। इस्कीमिया में वॉल वाइज देखते हैं, जैसे आपको बताया था कि वॉल वाइज देखेंगे। पहली जो वॉल है लिटिल वॉल है, उसकी जो है वो डिटेक्टर कौन से 1 AVL, 1 को देखें AVL को देखें। और इसमें आपको क्या पकड़ना है, 4 चीजें पकड़नी है। एक आपने पढ़ना है टी वेव इन्वर्जन, एसटी डिप्रेशन, एसटी डिविएशन और प्रोमिनेंट क्यू वेव, जो कल बात होगी। इनमें से आपको 1 में AVL में कुछ भी नहीं मिला, तो इसमें लेटर वॉल में कोई इस्कीमिया नहीं है। फिर इंफीरियर वॉल कौन सी होती है, उसकी क्या डिटेक्टर्स हैं, 2 है, 3 है, AVF है। इसमें भी यही चीजें देखें जो मैंने अभी अभी आपको बताई हैं। इसमें भी आपको वाज़ेह तौर पे ये चीज नजर नहीं आएंगी, इसलिए इंफीरियर वॉल को इस्कीमिया नहीं कह सकते। फिर आप देखेंगे एंटीरियर वॉल में यही चीजें जो मैंने बताई हैं अभी अभी। तो 1 में देखें, 2 को देखें, 3 को देखें, उसका जे पॉइंट लगाएं, और बहुत इंपॉर्टेंट है आइसोलेटेड लाइन के साथ। वो आप देखेंगे खाली आपको B6 में आपको मिलेगी कि एक लंबी खिंच गई है, और फिर टी वेव इन्वर्जन का महसूस होता है कि हुआ है, लेकिन वो फिर खड़ा हो गया है ऊपर, फिर आइसोलेटेड लाइन पे आ गया है। ये जो है ना ये कहलाती है प्लाटो वेव, जो आपको 6 में नजर आ रही है, इसको कहते हैं प्लाटो वेव। जैसे प्लाटो होता है ना ग्राफ पेपर में, प्लाटो हो जाता है, प्लाटो वेव कहते हैं इसको। इसकी अगर ये 2 लीड में हो वाजे, तो ये इस्कीमिया शो करता है कि होने वाला है, इसको इस्कीमिया हो जाएगा,
मुस्तकबिल की वो गवाही दे रहा है आपको कि आगे जाके हो जाएगा, यानी प्रिडिक्टर है ये प्रिडिक्टर्स कहलाते हैं। तो इसलिए ये यहाँ पे वाज़ेह तौर पे इस्कीमिया नहीं है। इन द एंड क्या हुआ कि ये पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द वॉल्डिंग पेसमेकर ऑन द वन हैंड, and secondly the WBW syndrome type B on the other hand, because of the findings which I have just told you. इसको जो है ना, जाहिर है कि इसके लिए क्या किया जाएगा, कार्डियक मैपिंग की जाएगी और बंडल तलाश किया जाएगा, वो कैंट कहाँ पे है, बंडल ऑफ कैंट कहाँ पे, और कैथेटर एब्लेट कर दिया जाएगा इस पेशेंट को। और परमानेंट सोल्यूशन अगर आपको करना है, हमने उस मरीज के साथ यही किया है, अभी 6-7 दिन पुरानी बात है। शी हैज डन इट, उन्होंने डिटेक्ट कर लिया उसको, बंडल ऑफ कैंट को, और उन्होंने उसको एब्लेट भी कर दिया। और उन्होंने ये कहा था मुझसे कि इस बात की गारंटी लें कि औरत जिंदा बच जाएगी। मैंने कहा मैं अपनी गारंटी नहीं ले सकता, तो तुम्हारी क्या गारंटी लेंगे, तो अपनी भी नहीं ले सकता भाई। तो कोई प्रोसीजर किया जाता है तो उसके साथ रिस्क तो होते हैं, लेकिन आपको ये रिस्क तो खत्म करना पड़ेगा ना, अदरवाइज द पेशेंट विल गो इनटू डेडली इरिथमियास एट वन टाइम, सडन कार्डियक डेथ हो जाएगी। ये है फर्स्ट रिपोर्टिंग एक्सरसाइज जो मैं आपको बताई थी, जो आपको दी थी, मैंने खुद रिपोर्ट कर दिया इसको। अब आप खुद ये रिपोर्ट करके देखें, आया आप इस तरह रिपोर्ट कर सकते हैं इसको या नहीं कर सकते। अब आए उस मौजू पे जो है, दैट इज इस्कीमिक हार्ट डिजीजेस, एंजाइना पेक्टोरल्स। अब इसको बताने से पहले एक तकरीर है, वो जो सुनने आप, उसके बाद फिर बताया जाएगा। तकरीर सुने, तकरीर ये है। देखिए ये बोर्ड नजर आता है आपको? यस सर। नजर आ रहा है ऊपर से नीचे तक? ठीक है। यस अच्छा जी, द थिंग इज दिस कि इस्कीमिक हार्ट डिजीजेस, लफ्ज खुद ही बता रहा है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि वो हार्ट डिजीजेस जो इस्कीमिया से वजूद में आई। इस्कीमिया क्या होता है? रिलेटिव डिफिशिएंसी ऑफ द ब्लड और न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन टू द टिश्यू, रिलेटिव इन कंपैरिजन विद द सप्लाई, यानी उसको जो है जितना न्यूट्रिएंट चाहिए उस वक्त एट दैट टाइम उसको उतना न्यूट्रिएंट नहीं मिला, या ऑक्सीजन नहीं मिली, या उसको ब्लड नहीं मिला उस टिश्यू को, तो उसको इस्कीमिया कहते हैं। अब इस्कीमिया जो है रिलेटिव टर्मिनोलॉजी है, ये एब्सोल्यूट टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये तब्दील हो जाती है। अगर आप सप्लाई एंड डिमांड पूरी कर देंगे तो बात खत्म हो जाएगी। मसला ये था कि ये जो डिजीज है इस्कीमिक हार्ट डिजीज, इसका गहरा ताल्लुक जो है वो है नीचे वाली टर्मिनोलॉजी से, दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस में 5 मिनट बात करूंगा, वो आप सुन लें जरा से। एथेरोस्क्लेरोसिस पर जो है ना बड़ी रिसर्च की है, और मैंने आपसे कहा था ये स्टार्ट हो जाता है जब बच्चा वीनिंग करता है, उस वक्त से थोड़ा करके स्टार्ट हो जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस, और ये बढ़ता चला जाता है एज एज एडवांसेस। उन्होंने इसकी तहकीक की है कि क्या चीज़ होती है। उन्होंने ये तहकीक की कि इसके अंदर जो है ना, जितना ये जो ब्लड वेसल नजर आ रही है आपको, इसके अंदर जितना फ्लो ऑफ ब्लड होगा, जितना हाई प्रेशर से फ्लो होगा, उतना वियर एंड टियर ज्यादा होगा। जितना हाई फ्लो करेंगे आप, जितना प्रेशर देंगे विटल वॉल को, उतना ज्यादा प्रेशर। हाई प्रेशर वेसल्स कौन सी हैं? एओर्टा है, असेंडिंग एओर्टा है, ट्रांसवर्स आर्टरी एओर्टा है, डिसेंडिंग एओर्टा है। इसके बाद जो ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक है, सबक्लेवियन आर्टरी है, कॉमन कैरोटिड आर्टरीज है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ये हाई प्रेशर वेसल्स, फीमोरल आर्टरीज है, प्रेशर बहुत इनका हाई होता है, इसमें दे आर हाई प्रेशर। हाईएस्ट प्रेशर जो होता है वो एओर्टा के अंदर होता है, असेंडिंग में होता है, आर्टरी एओर्टा में होता है, उसकी ब्रांचेस में होता है, अल्टीमेट ब्रांचेस में। यहाँ पर जो है ना सबसे पहले ये डेवलप होता है हाई प्रेशर। जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतना चांसेस वियरिंग एंड टियरिंग का ज्यादा हो जाएगा। जैसा वियरिंग एंड टियरिंग का प्रोसेस ज्यादा होगा, एंडोथेलियम टूट जाएगी, और एंडोथेलियम टूटने से मसला खड़ा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा
ये है क्लिनिका इंटीमा, ये वियर एंड टियर हो रही है, ये भी टूट रही है, ये भी टूट रही है यहाँ से। इसके अंदर जो रॉ मटेरियल आप रखते हैं बहुत सारी चीजें हैं, तो कल पढ़ा बताया आपको। इसके अंदर ये होता है कि LDL-C, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, जिसकी मैंने बात कल की थी, आपको बताया था इसकी लिमिट क्या है, पाकिस्तानियों के लिए क्या है, विदाउट एनी, उनके अंदर कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं हो तो 120 से कम होना चाहिए। LDL कोलेस्ट्रॉल की बात होगी, टोटल कोलेस्ट्रॉल को नहीं देखते हैं, LDL कोलेस्ट्रॉल को। ये जो है ना, ये एजेंट जो होता है इनिशिएटिंग होता है, ये एजेंट इनिशिएटिंग होता है, ये अंदर चला जाता है बिटवीन ट्यूनिका इंफाइमा एंड ट्यूनिका मीडिया के दरमियान, और ये जो है यहाँ पर जो है ना प्लाक बनाता है, फेलिंग हो जाती है लोकल। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसको कहते हैं फैटी स्ट्रीक, इसको कहते हैं फैटी स्ट्रीक। अगर ये माइक्रोस्कोपिकली आप देख रहे हैं, ये बना देता है ये प्लाक। अब जितना LDL कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होगा उतना ये प्लाक जो होगा वो बढ़ेगा साइज में। ये मैंने एक जगह बनाया है, तस्वीर करें कि इस वेसल के अंदर जो हाई प्रेशर है या ग्रेजुअली जो है ये एडवांस जब एज हो रही है उसके अंदर इंटीमा इतना इफेक्टिव नहीं रहा, बियरिंग टियरिंग फिनोमेना, उसकी बियरिंग ज्यादा होगी, ये टियरिंग ज्यादा होगी है एट द एज एडवांसेस, या जो यंग एज है उसके अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया और ये टूट फूट हो रही है और LDL अंदर जा रहा है और प्लाक बना रहा है। प्लाक से क्या होगा कि ये वेसल का जो डायमीटर है ल्यूमन जो होता है स्मॉल हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस प्रोसेस का नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस, इसके कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। Atherosclerosis is the condition in which the plaque formation occurs, whether in the asymmetrical fashion or in the symmetrical fashion or diffuse. ये जो है ना ये प्रोसेस चलती है, डिपेंड करता है आपके पास और कौन से फैक्टर मौजूद हैं, रिस्क फैक्टर कौन से मौजूद हैं। लेकिन ये प्लाक जो है बनता है एक तरफ और दूसरी तरफ से क्या होता है, HDL आता है, वो अपने लिपोप्रोटीन के साथ, लिपोप्रोटीन में भी बताया था कि इसके के साथ होते हैं, वो इसको रिमूव कर देता है, स्कैवेंजर है वो, जैसे ही वो बनाता है वैसे ही वो रिमूव कर देता है, या उसका साइज को बढ़ने नहीं देगा। वो जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो सेविंग हैंड है आपके पास, वो बचाता है, प्रोसेस को होने नहीं देता है। प्लाक को जितना प्लाक बन गया वो बन गया, अब आगे नहीं बना सकते आप। तो ये बनता है जैसे कि आप प्लाक को नहीं समझे, जैसे आपने जब प्याज देखी होगी तो छिलके होते हैं, एक होता है लेयर, फिर दूसरी लेयर होती है, फिर तीसरी लेयर होती है, लेयर्ड ये स्ट्रक्चर है ये प्लाक जो होता है, एक लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, ये बढ़ता चला जाएगा, तो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वेसल को बहुत छोटा कर सकता है। जो जदीद तहकीक है वो ये बताती है, बिकॉज ये जो होता है ये इस तरह से प्रोसेस बनाया है मैंने, जो उन्होंने बताया है वो ये बताया कि सबसे पहले जो होता है वो इससे लड़ने के लिए, जैसे ही LDL अंदर आता है उससे जंग शुरू हो जाती है और न्यूट्रोफिल्स का इन्फ्लक्स हो जाता है। इन्फ्लक्स होता है जब न्यूट्रोफिल का, तो वहां पे जो है ना इस झगड़े के अंदर जो है टूट फूट ज्यादा होकर कुछ ना कुछ डिब्रीज बचने लगते हैं। डिब्रीज जो बचता है उसको रिमूवल करने के लिए जो पीछे से लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं, तो कन्वर्ट हो जाते हैं मोनोसाइट्स में, और वो इसे एनगल्फ करने की कोशिश करते हैं।
ये वही प्रोसेस हो गया कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो है वो हुआ था इसको वेसल में। इसका मतलब ये हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट तो ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुआ, एंड दैट इज कॉल्ड वास्कुलाइटिस। दिस इज वास्कुलाइटिस। एथेरोस्क्लेरोसिस को आजकल जो है वो कहा जाता है कि वास्कुलाइटिस है, ये बाकायदा इन्फ्लेमेशन ऑफ द वॉल। ये एक्चुअली डिस्क्राइब्ड है, ये पूरा प्रोसेस हैरिसन के अंदर ये किस तरह से हो रहा है। इसको उन्होंने डिस्क्राइब किया है वास्कुलाइटिस, नेचुरली अकरिंग वास्कुलाइटिस, जो हर एक में हो रहा है, वास्कुलाइटिस हो रहा है। और वहां पे जो है ना टूट फूट की जंग के अंदर जो है ना जो फायदा पहुंच गया है इसके अंदर वो ये होगा, या तो ये कि जंग हार जाएगा या जंग जीत लेगा। इसकी मदद करने के लिए जो है ना HDL कोलेस्ट्रॉल है। मैंने पहले भी कहा था कि एक्यूट फेज रिएक्टेंट है वो, कल आपको बताया था ना मैंने। HDL के 3 फंक्शन याद रखिएगा। एक तो ये है कि ये प्रोटेक्टिव रोल है, स्कैवेंजर है, एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा ये कि एक्यूट फेज रिएक्टेंट है ये, जहां भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगी HDL बढ़ जाएगा। इसलिए सेप्टिसीमिया या सेप्टिक शॉक वगैरह में HDL को बाकायदा इन्फ्यूज किया जाता है। और तीसरा ये कि एंटीऑक्सीडेंट है, ये जो ऑक्सीजन रेडिकल्स हैं उनको ये रिमूव करता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी रखता है। तो इसका फायदा ये करते हैं, HDL किसका ज्यादा होता है तो ये जंग जीत जाते हैं, और इस तरह से वास्कुलाइटिस वर्स नहीं होता। या वास्कुलाइटिस वर्स नहीं होता, या आप कह दें कि प्लेक फॉर्मेशन जो हुई थी, प्लाक, वो उतनी रहेगी, मिनिमाइज रह गई, वो आगे नहीं बढ़ सकी। इसलिए आजकल जो लेते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस को, ये आपके लिए पता नहीं किसी ने बताया या नहीं बताया, इसको वास्कुलाइटिस लेते हैं एज अ पार्ट ऑफ द वास्कुलाइटिस। और इसके बाद एक और अहम बात यह है कि इनिशिएटर्स जो हैं उन्होंने वो भी पकड़ लिए हैं। एक साइंसदान है, उसने इसको कुरेदा वेसल्स को कैडेवर में, तो उसे पता चला कि कहीं कहीं उसको किसी जगह पे छिलमाड़िया नमूनी मिल गया उसको। छिलमाड़िया तो समझते हैं? Yes, chlamydia. छिलमाड़िया Okay, chlamydia. हाँ, छिलमाड़िया तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिस तरह बैक्टीरिया होते हैं, रिकेट्सिया होते हैं, छिलमाड़िया भी होते हैं। तो रिकेट्सिया से जो है वो थोड़े से बड़े होते हैं, जाहिर बात है, लेकिन उसके साथ जो है वो स्पारोकीट से छोटे होते हैं। ये छिलमाड़िया जो है वो ऑर्गेनिजम्स है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। इंपॉर्टेंट है छिलमाड़िया ट्रोकोमेटिस है, जो ट्रोकोमा कॉज करता है। छिलमाड़िया सीटाकाय है, जो सीटाकोसिस कॉज करता है। और तीसरा जो छिलमाड़िया नमूनी है, ये नमूनिया कॉज करता है। जो छिलमाड़िया नमूनिया है, नमूनी छिलमाड़िया नमूनी, उन्होंने उसको निकाला है उसमें से, प्लाक के अंदर से। उन्होंने ये कहा कि माइक्रोबायोलॉजिकल कॉज भी हो सकती है। इस पर ऑस्ट्रेलियन भी वर्क कर रहे हैं आजकल, और अमेरिकन दोनों वर्क कर रहे हैं, अंडर प्रोसेस है वर्क। अभी इन्होंने इसे कंफर्म नहीं किया है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए। तो आप अगर उन्होंने पकड़ लिया, फर्ज कर लें उन्होंने पकड़ लिया छिलमाड़िया नमूनी को कि वो है, या और कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पकड़ लिया, कोई वायरस पकड़ लिया, या वायरॉइड पकड़ लिया, या प्रोनाउन पकड़ लिया, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है जो मैं ले रहा हूँ, तो इसको आसान हो जाएगा इंसानों के लिए कि वो एथेरोस्क्लेरोसिस को स्टॉप कर सकते। दे आर वर्किंग ऑन दैट। लेकिन APD जो थी ना, एसिड पेप्टिक डिजीज, किसी जमाने में कोई भी नहीं कह सकता था ये इन्फेक्टिव हो सकती है, ये इन्फेक्शन है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्मल हो सकती है। लेकिन वो पकड़ लिया लोगों ने आखिरकार। वो H. pylori जो कि पहले जो है कमेंजिल कहलाता था, वही जो था इनिशिएटर है एसिड पेप्टिक डिजीज का, जैसे कि आपको पता है ये बात। और इस बंदे को 10 साल तक नोबेल प्राइज नहीं मिला है। 10 साल तक तहकीक की, अमेरिकन ने भी की है, ब्रिटिश ने भी की है। ऑस्ट्रेलियन आदमी है, उसको 10 साल तक रोके रहे। हालांकि उसने 10 साल पहले प्रेजेंट कर दिया था कि H. pylori विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज, एसिड पेप्टिक डिजीज। उसको मारना जरूरी है, एंटी H. pylori थेरेपी वगैरह देके हम इसको किल करते हैं। जिसमें नहीं किल करते तो वो फिर क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, और फिर वो जो है ना वो रेजिस्टेंट APT हो जाता है, या फिर वो कन्वर्ट हो जाता है गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में, या लिम्फोमा में, या माल्ट में, MALT,
म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोमा, ये माल्ट कहलाता है, वगैरह वगैरह। ये आगे जब आप पढ़ेंगे तो आप देखिएगा एच पलोराई को ऑस्ट्रेलियन साइंसदान था, उसकी प्रेजेंटेशन थी। 10 साल तक उन्होंने हैंगओवर किया है, 10 साल बाद एक्सेप्ट किया अमेरिकन ने इसको, ब्रिटिश ने और लोगों ने एक्सेप्ट किया, और इसकी वजह से फिर ये पता चला कि ये इन्फेक्टिव कॉज है, इससे पता चला। इसने जो है ना वो ये है कि ये प्रोसेस जो है ना अगर माइक्रोबायोलॉजिकल साबित हो गया इन फ्यूचर तो सारे लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। तो उस ऑर्गेनिज्म को किल कर दो तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस जो होगा वो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, कम से कम ये है कि वो मिनिमाइज हो जाएगा। ये जो है जड़ है इस्कीमिया की। तो जब ल्यूमन को आप छोटा करेंगे, जब उसका ल्यूमन छोटा करेंगे बाय वर्च्यू ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक्स या एथेरोस्क्लेरोसिस से, तो रिलेटिव सप्लाई टिश्यू की कम हो जाएगी। जितनी सप्लाई 100% जानी चाहिए ना, 100% तो नहीं जाएगी, अब वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर कोई वेसल जो है उसके अंदर सप्लाई जो है वो 100% जा रही है तो ओके फाइन। अगर इसमें से माइनस करते हैं 20% कम हो जाएगी, 20 to 30% की कमी हो गई फर्ज करें, यानी ये जो हो गई है 60 to 70% ओके है। ये जो है ना ये टिश्यू जो होता है जिसको ये सप्लाई कर रही है, वहां पर जो है ना दूसरी जगह से सप्लाई आ जाएगी। अगर डिमांड बढ़ गई दूसरा जो है कोलेटरल इसको सप्लाई कर देगा और इस तरह से ये कंपनसेट हो जाएगा। इसलिए बिटवीन 60 to 70% अगर ये सप्लाई है मौजूद है और 30% या 40% डफ आ रहा है इसके अंदर, तो ये कंपनसेट हो जाएगी। अब इससे ज्यादा अगर आप कम करेंगे और अगर जो है कोलेटरल्स नहीं है आपके पास, तो रिलेटिव डिफिशिएंसी ऑफ ब्लड हो जाएगी, और इसी कंडीशन को कहते हैं इस्कीमिया। अगर इस कंडीशन को इस्कीमिया कहते हैं तो फिर ये होगा, अगर ये क्रॉनिक है और प्रोग्रेसिव है, ये देखिए क्या लिखा है मैंने, क्रॉनिक है प्रोग्रेसिव है, तो इसको कहते हैं स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस। अगर ये सब एक्यूट है, यही स्टेबल एंजाइना था लेकिन ये सब एक्यूट है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज सब एक्यूट है जो अनप्रेडिक्टेबल है, इसका कोई पता नहीं है, ये इसका कोई पता नहीं है कि वापस चली जाए, इसका कोई पता नहीं है कि नीचे आ जाए, इसका कोई मालूम नहीं। दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल एंजाइना और अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस। और तीसरी कंडीशन ये है कि एक्यूट ऑनसेट है, इसका टाइम ही नहीं दिया गया। इसका मतलब है कि ये जो प्लाक है ये या तो फट गया है ये, या कंप्लीट ब्लॉकेज इसने कर दिया। अब आप ये समझ लें कि 60% जो है ना वो जो है पोटेंसी है वेसल की, 60% है, 70% तक भी ठीक है। तो पेशेंट को जो है ना रिलेटिव डिफिशिएंसी अगर हो गई, फर्ज करें कोलेटरल नहीं है, आप भागे या आपने एक्सरसाइज की, उसके बाद आपको जो है ना सिम्टम डेवलप हो गए, तो रिलेटिव डिफिशिएंसी से होंगे, तो ये क्रॉनिक प्रोग्रेसिव है ये। लेकिन अगर फर्ज करें कि ये इससे भी ज्यादा खराब हो जाए कंडीशन, और ये 75% जो है ना ये इन्वॉल्वमेंट हो जाए, वेसल का ब्लॉकेज हो जाए इसका 75%, अब पेटेंसी 35-40% से ज्यादा नहीं है और कोलेटरल्स है वीक, अब जो है ये होगी अनप्रेडिक्टेबल, सब एक्यूट फॉर्म में आ जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी, अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस हो जाएगा। और अगर 80% या 90% या हो जाए या इससे भी ज्यादा हो जाए ब्लॉकेज, ल्यूमन का ब्लॉकेज हो जाए और कोलेटरल नहीं है जो इसको कमी पूरा कर सकें, तो ये सडन होगा, अचानक होगा। ये अचानक कैसे हो सकता है, या तो प्लाक रप्चर हो जाए, या इसके अंदर एम्बोलिस फंस जाए, या थ्रोम्बोसिस हो जाए, या कोई बाहर से एक्स्ट्रा ल्यूमिनल प्रेशर आ जाए उसको दबा दे, या इसके अंदर स्पैज्म हो जाए, इसका ट्यूनिका मीडिया में क्योंकि मसल्स होते हैं वो स्पैज्म में चले जाएं, बहुत सीवियर स्पैज्म हो जाए, उस सूरत के अंदर इसका ब्लॉकेज जो है वो तकरीबन 80 to 90% से ज्यादा हो जाएगा और ये एक्यूट प्रेजेंटेशन हो जाएगी इसकी, एंड दैट इज कॉल्ड STEMI या NSTEMI। या तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा इसको एस्टिलेशन के साथ, या विदाउट
जो है ना एसटी एलिवेशन के साथ। ये आएगा, कल जिक्र आएगा ये इस बात का। इन आपको बताना मकसूद ये था कि ये डिजीज जो है ना इस तरह से आगे चलती है, जैसे कि ये मैंने लिखी है, ये इस तरह आगे चलती है और उसकी बैक के ऊपर है वो प्रोसेस जो है, पैथोलॉजिकल प्रोसेस है, वो एथेरोस्क्लेरोसिस है, जिसकी मैंने एक तकरीर आपको करके दे दी है और शायद कोई इसको दोबारा ना करे, इसलिए आप मेहरबानी करके इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा और खुदारा जो है ना वो ये पॉइंट्स जो है ना इसको नोट कर लीजिएगा। अब वहाँ आ जाए आप जहाँ पे स्टार्ट हमने किया था और वो हमारी बकवास को सुनिए मजीद। तो भाई ये क्या मसला है? ये नजर आ रहा है आपको? यस सर। जी सर। हाँ ठीक है जी। ये जो है ना अभी जो है ना जो जिक्र होगा, पहला पार्ट का जिक्र हो रहा है जो मैंने आपको बताया था, क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज। जो प्रोग्रेसिव है वो एंजाइना पेक्टोरलिस है। एंजाइना पेक्टोरलिस जो डिजीज है वो ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट, वो मैंने आपको वॉल वाइज बताई नहीं है, तो इसको दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट वेसल, सेकंड वेसल, थर्ड वेसल, इसकी ब्रांचें बता दी थी और वॉल्स बता दी थी और इसका जो है वो डिटेक्टर्स बता दिए, आपको सब कुछ बता दिया। अभी जो है ना हम जो चल रहे थे वो कर रहे थे ईसीजी चेंजेस के ऊपर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक चेंजेस जो हैं वो अगर क्रॉनिक प्रोग्रेसिव है ये एंजाइना पेक्टोरलिस, और वो आया उसने कहा कि जी मुझे दर्द हुआ था जब मैं भाग रहा था, यानी हॉलमार्क इसका जो होता है वो क्लॉडिकेशन होता है। जब मैं बहुत तेज चल रहा था या सीढ़ी चढ़ रहा था तो मेरे दर्द हुआ, अब मैं वापस आके बैठ गया हूँ, अभी तो कोई दर्द नहीं है। ये क्लॉडिकेशन है इसको, मतलब वो क्लॉडिकेट हुआ है। इसमें जब ईसीजी करेंगे तो इसमें 3 चीजें हो सकती हैं। नंबर 1, इसमें कोई फाइंडिंग नहीं मिली, इस्कीमिया की कोई आपको नहीं मिला। दूसरा जो मिलेगा इसके अंदर वो इनडायरेक्ट मिलेगा, वो मैंने पहले बता दिया था। नॉर्मल ईसीजी आपको पता है क्या होता है, इसके अंदर जो 100% जो है ना परफेक्ट जो ईसीजी फाइंडिंग है वो एसटी डिप्रेशन है। वो 2 लीड में होना चाहिए कम से कम। ये जो मुख्तलिफ टाइप के इन्होंने डाउन स्लोपिंग और हॉरिजॉन्टल और वगैरह ये दे दिए हैं, हमें इससे व्यवस्था नहीं है। हमें तो ये चाहिए कि ये पॉइंट का नीचे आना जो है वो एसटी डिप्रेशन है, तो ये 2 लीड में होना चाहिए। ये कंफर्मेटी है इसका जो है ना फाइंडिंग है ईसीजी की। लेकिन जो टी वेव इन्वर्जन मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था सिमेट्रिकल टी वेव इन्वर्जन विद सिम्टोमेटोलॉजी अगर है किसी को, वो भी जो है ना वो इसमें शामिल किया जाएगा कि इसको इस्कीमिया हुआ है पेशेंट को, और ये जो है ना ये शो करेगा कि एंजाइना पेक्टोरलिस है। मतलब वो आदमी बैठा हुआ है, ठीक ठाक बैठा है, कहता है कि जी मैं जरा सा भी काम करता हूँ तो मुझे दर्द हो जाता है, जरा सा भी काम करता हूँ। वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी क्लास में आता है, तो इसकी अपनी अपनी क्लासेस हैं। कैनेडियन क्लासेस ऑफ इस्कीमिया कहलाती हैं, कैनेडियन क्लासेस ऑफ एंजाइना कहलाती हैं। वो क्लास को तो छोड़ दें, आप इसकी बात करें। एसटी डिप्रेशन जो है वो एक ऐसे पेशेंट को जिसको क्लॉडिकेशन हुआ था, उसके अंदर रेस्टिंग ईसीजी में भी आपको मिल गया, तो बड़े खुश नसीब हैं आपको फाइंडिंग मिल गई है। या टी वेव इंजन मिल जाए लेकिन सिमेट्रिकल मिल जाए, ये जो है डेफिनेट साइन नहीं है, ये जो कंफर्मेटी नहीं होता कभी भी। इसको लाजमी तौर पे आपको कंफर्म करना पड़ता है, लेकिन इसको कंफर्म चाहे तो करें चाहे ना करें, अब आपकी मर्जी है। इसको जो कंफर्म करना होता है वो लाजमी तौर पे आपको एक्सरसाइज टेस्ट कराने पड़ेंगे, चाहे एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट कराएं या थेलियम कराएं या स्ट्रेस एको कराएं, कुछ ना कुछ कराएं आप, तो ये कंफर्म करना पड़ेगा। तो उसके बाद ये डायग्नोज होगा कि इसको एंजाइना पेक्टोरलिस है। अदरवाइज ये जो है ना ये आप नहीं बता सकते, क्लिनिकली नहीं बता सकते, कि कंफर्म नहीं कर सकते। क्लिनिकली अगर आपको कंफर्म करना है इसको तो आपको स्ट्रेस टेस्ट कराना पड़ेगा, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं है।
इसमें तो कंफर्म्ड हो चुका, आप चाहें तो कराएं चाहे तो ना कराएं, आपकी मर्जी है। ये कंफर्म नहीं होगा टीबी निर्वाचन में, 2 लीड में होना चाहिए और वो एडजस्टेंट लीड होनी चाहिए। मैं बार बार दोहराता हूँ मैं अपनी बात को, लोग तंग भी हो जाते हैं इससे। डेफिनेशन यही है जो जैसे मैंने पहले कहा था कि ये क्लिनिकल डेफिनेशन लिखी है इन्होंने, कि आपको जो है ना वो रिट्रोस्टर्नल हैवीनेस महसूस होनी चाहिए। इट इज प्रोवोक्ड बाय एक्सर्जन and radiated to the left arm or the neck and eased with the rest or giving the drugs, that is anti-anginal drugs, nitrates or something else, उससे ये रिलीव हो जाता हो। इसको जो है वो कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। लेकिन क्लिनिकली जो है ना ये है कि भारी हो जाता है और हैवीनेस का जो पेन होता है वो टिपिकल होता है, इसका रेट्रोस्टर्नल पेन होता है, बड़ा टिपिकल होता है। उसको लिवाइन साइन कहते हैं, LEVINE, लीवाइन साइन। ये लिवाइन साइन का मतलब है कि एक आदमी जो है उसको दर्द हुआ है, चल रहा है, उसने अपने सीने पे हाथ रखा है, पूरा का पूरा हाथ जो है ना उसने अपने ट्रिकोडियम पे रखा है और झुक गया है वो, दैट इज कॉल्ड लिवाइन साइन। ये जिक्र आएगा फिर दोबारा आएगा इसका। लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ ऑफ ऑल मेल एंड फीमेल इस्केमिक हार्ट डिजीज की जो थी वो जैसे जैसे वक्त गुजरा है उन्होंने इसको कंट्रोल करने की कोशिश की है इन कंपैरिजन विद द अदर डिजीजेस। उन्होंने मेल फीमेल रेशो बताया अमेरिका में, ये 2000 की स्टडी है जो बहुत पुरानी है, लेकिन अब की स्टडी ये बताती है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की है, जो CDC ने है और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने मेहनत करके उसको कम करने की कोशिश की है। जैसे जैसे वक्त गुजरा है लोगों को क्या किया, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पे ले गए वो, और PR इंटरवल को उन्होंने कम किया, उनका QRS इंटरवल को भी कम किया है, जो मैंने पहले भी बताया था आपको, मोबिलिटी मोर्टेलिटी वगैरह सारा जिक्र करता रहा हूँ। इस पर बहुत जबरदस्त काम किया इन्होंने। अब जो है वो 2000 वाली बात या 1995 वाली बात नहीं है, अब उन्होंने इसको ग्राफ को गिरा दिया नीचे। और इस तरह से जो है ना वो मैंने आपको बताया था जैसे पहले भी कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करने से कितना फायदा होता है, कितने % जो है ना वो डिजीज जो होती है, तकरीबन 90% जो है ना सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, और 60% के करीब जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो होती है वो कम हो जाती है। अब इतना फर्क पड़ जाता है। तो अब उन्होंने जो बढ़ा दिया इसको और अच्छा कर दिया, 65 to 70% तक लिया है कोरोनरी आर्टरी डिजीज की जो प्रोफिलैक्सिस जिस तरह उन्होंने किया है। प्राइमरी प्रिवेंशन की बात कर रहा हूँ, प्राइमरी प्रिवेंट करके उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को सेव किया है, लेकिन अभी तक वो टारगेट अचीव नहीं किया है, जो गोल अचीव किया नहीं है इन्होंने, वो एक अलग बात है, लेकिन बहुत फायदा हो गया है। आपके मुल्क में भी जो है लोगों ने हमारी बात सुनी है, कार्डियोलॉजिस्ट की सुनी है, फिजिशियन की सुनी है, और बहुत बेहतरी आ गई है। स्मोकिंग कम हो गई है, जितनी पहले स्मोकिंग की जाती थी उतनी अब नहीं की जाती। लोग खौफजदा हो गए हैं, उन्हें मालूम है ये किलिंग जो है ना प्रॉब्लम है स्मोकिंग का। अल्कोहलिज्म के खिलाफ भी इसी तरीके से हमने बात की है, कैनिबीज के खिलाफ भी हमने बात की है, और कोकेन के खिलाफ भी बात की है। इसमें फायदा हुआ है, हमें मीडिया ने साथ दिया है हमारा, और लोगों को शऊर जाग दिया है। इसमें जो है ना इन्होंने जो है ना ETB3 क्लासिफाइड रिस्क फैक्टर फॉर CVD into 3 कैटेगरी। अब ये जो है ना इदारा है इनका, ये स्टडी है, ये उसको क्लासिफाई कर रही है अंडरलाइंग, मेजर या ट्रेडिशनल, और तीसरा इमर्जिंग। अंडरलाइंग कोई प्रोसेस डिजीज की चल रही है, मेजर इवेंट हो गया है या इमर्ज कर रहा है, वो जो मैंने लिखे थे आप ऊपर लिख के दिए हैं। अंडरलाइंग जो है वो है जो मैंने लिखा है, इस्केमिक हार्ट डिजीज पहली वाली, एंजाइना पेक्टोरिस। मेजर ट्रेडिशनल जो होता है वो क्या होता है, आदमी सीधा जो है ना वो आता है A&E में कि शदीद दर्द हो रहा है, नाकाबिल बर्दाश्त, तो ACS में आ जाता है। तो इमर्जिंग जो होता है वो क्या है, अनस्टेबल है, उसका कोई पता नहीं है, ये वापस चला जाएगा या ये फेज आगे बढ़ जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा वो, अनस्टेबल एंजाइना। तो ये जो है ना इसके जो रिस्क फैक्टर है वो वही है, इसको पढ़ने का फायदा नहीं है जो कल आपको बताए थे। जो एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क फैक्टर है वही इसके रिस्क फैक्टर है, सेम। वो एक लंबी लिस्ट अभी भी अगर इस पर बात करी मैंने
तो मैं आधा घंटा खा जाऊंगा आपका। इसलिए वो सारी लिखी हुई है, उसको आप पढ़ लीजिए। और ये जो है ना सारा मैं कल बता चुका हूँ, ये सब कुछ बता चुका हूँ। इटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस अभी अभी बताई है मैंने, अभी अभी बताई। टाइप्स ऑफ इंजाइना, इंजाइना मतलब पेन, स्टेबल इंजाइना है, अनस्टेबल इंजाइना है, एक और इंजाइना होता है जो प्रिंस मेटल इंजाइना होता है, और वेरिएंट इंजाइना कहते हैं इसको। ये वेरिएंट इंजाइना जो है ये स्पैज्म से होता है, कोरोनरी वासोस्पैज्म। ये ट्रांजिएंट होता है, हमेशा होता है और खत्म हो जाता है। यानी आपने डायग्नोसिस किया एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन, और उसके अंदर एंजाइम नेगेटिव भी आ गए, लेकिन एसटी एलिवेशन हुआ था, लेकिन 1 घंटे के बाद रिवर्ट बैक हो गया बगैर किसी ट्रीटमेंट के, वापस हो गया। इट इज कॉल्ड प्रिंस मेटल इंजाइना और वेरिएंट इंजाइना। इसमें आप चाहें तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देके इस पीरियड को शॉर्ट भी कर सकते हैं। और एक और चीज होती है माइक्रोवास्कुलर इंजाइना कहलाता है, इसको सिंड्रोम एक्स कहते हैं, हार्ट डिजीज का। ये जो होता है एक्स सिंड्रोम ऑफ हार्ट डिजीज, इसकी ये जो होता है इसके अंदर जो होती है वो पेशेंट जो होता है टिपिकल इंजाइना के साथ प्रेजेंट होता है आपको, लेकिन उसकी जो है वो कोरोनरी एंजियोग्राफी नॉर्मल होती है। मजेदार बात ये देखिए, उसका जो है थेलियम जो है ना वो जो है सब नॉर्मल होता है। ईटीटी जो होता है वो जो होता है वो पैथोलॉजिकल होता है, यानी फाइंडिंग होती है उसमें, लेकिन कोरोनरी एंजियोग्राफी जो होती है वो नॉर्मल होती है। इसलिए होती है कि एंड आर्टरीज होती हैं। माइक्रोवास्कुलर जो होता है वो कभी भी जो है ना नहीं पकड़ सकते आप एंजियोग्राफी पे, सवाल ही नहीं पैदा होता। एंड आर्टरीज में होता है। आपने एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी होगी, सब एंडोकार्डियल इन्फेक्शन, कभी जिंदगी में पढ़ी होगी शायद, कभी यस पढ़ी है कभी? सब एंडोकार्डियल इन्फेक्शन जो होता है वो इसलिए होता, पकड़ा नहीं जाता, वो भी नहीं पकड़ा जाता, बहुत मुश्किल होता है उसको पकड़ना, वेरी वेरी डिफिकल्ट। अब ये जो है ना सिंड्रोम एक्स जो है ना, इसके अंदर जो है वो बड़ी गड़बड़। मैंने पकड़ा है 2 आदमियों को अभी तक जिनकी एंजियोग्राफी नॉर्मल है, एब्सोल्युटली नॉर्मल है, उनका ईटीटी अब नॉर्मल है, और थेलियम जो है उनका सब नॉर्मल। मतलब उसने कहा है कि आप खुद क्लिनिकली जज करें भाई, इसके अंदर कोई खास चीज नजर नहीं आ रही है उनको, इतनी माइक्रो है वो कि वो पिक नहीं कर रहा ना, थेलियम जो है पिक नहीं कर पा रहा उसको। उन्होंने आपके ऊपर डाल दिया है कि भाई आप क्लिनिकली इसको कोरिलेट कर ले। ईटीटी इसके अंदर पॉजिटिव आ गया, तो वो भगाया आपने उसको, बड़ा तेज ले गए ब्रूस प्रोटोकॉल की तरफ, तो वो पॉजिटिव हो गया। लेकिन इसके अंदर तो आना चाहिए था ना, एंजियोग्राफी में कुछ ना कुछ तो आना चाहिए था। एंजियोग्राफी तो बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल है। इसको क्या कहते हैं? सिंड्रोम एक्स या माइक्रोवास्कुलर इंजाइना। ये मैंने बता दिया, यहीं पर खत्म कर दिए बात। और प्रिंस मेटल इंजाइना भी यहीं बता के खत्म कर दिया। ये 2 जो अनयूजुअल कंडीशंस हैं। हम बात करेंगे स्टेबल की, इंजाइना की। इंजाइना स्टेबल जो है उसकी बात करेंगे। तो मैंने अभी आपको बता दिया था कि 60% अगर पेटेंसी है वो बढ़ गई है, और उसकी पेटेंसी जो है वो खराब हो गई है और ज्यादा, इससे ज्यादा, तो कोलेटरल नहीं है तो रिलेटिव डिफिशिएंसी ऑफ ब्लड हो जाएगी। वो होगी जब वो क्या करेगा? एक्सरसाइज करेगा। जो एक्सरसाइज करेगा तब उसको सिम्टम डेवलप होंगे, और जब एक्सरसाइज रोक देगा तो सिम्टम गायब हो जाएंगे। एंड दैट इज कॉल्ड स्टेबल एंजाइना, जिसकी बात हो रही है। प्रोवोक्ड बाय द फिजिकल एक्टिविटी स्पेशली इन कोल्ड वेदर, आफ्टर मील्स के साथ बहुत सारा खाना खाया गया है, aggravated by the anger या excitement के symptomatic effect हुआ बॉडी में, और उसने क्या किया? इसको और enhance कर दिया। The pain fades quickly with rest. In some patients, pain occurs predictably at a certain level of exertion. वो आपको बता सकते हैं कि 10 कदम चल के होता है, या वो बता सकते हैं। इसी की बुनियाद पर कैनेडियन ने जो है ना इसको क्लासिफाई किया था इंजाइना को। तो इंजाइना पेक्टोरिस, चेस्ट पेन ड्यू टू इस्कीमिया ऑफ द हार्ट मसल, इट इज रिलेटिव टर्मिनोलॉजी। मैंने आपको अभी भी बताया है। रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई टू मायोकार्डियम, चेस्ट पेन, ये क्या है? स्पाज्म या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी इन एथेरोस्क्लेरोसिस। ये स्पाज्म हुआ है और खत्म हो गया, मायोकार्डियल इस्कीमिया हुआ है। थर्ड स्टेज ये है कि रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई टू मायोकार्डियम, और मायोकार्डियम के अंदर जब गई है तो नॉजी रिसेप्टर्स जो है वो स्टिमुलेट हो गए हैं इस्कीमिया की वजह से, और पेन शुरू हो गया है उसको। पेन ये वाला जो है टिपिकल है, तो मैंने आपसे कहा इसका जो है दर्द नहीं होता, ये कि सीने के अंदर चुभन हो रही है,
या इसके अंदर जो है ना कोई मार रहा है मुक्के, ऐसा नहीं होता। भारीपन हो जाना, हैवीनेस का पेन होता है, ये बड़ा टिपिकल पेन होता है इसका। दर्द वो डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता, मरीज को डिस्क्राइब करने को कहेंगे तो बड़ी मुश्किल से वो डिस्क्राइब कर पाएगा इसको। लेकिन इसके अंदर लिवाइन साइन मौजूद होगा। लिवाइन साइन क्या था कि वो चलेगा जैसे ही 10 कदम 15 कदम तो सीने पे हाथ रखेगा अपना, आगे झुक जाएगा। दैट इज लिवाइन साइन। ये आया इसमें, देखें क्लिनिकल सिम्टम्स हैं कि पेशेंट इज अ हिस्ट्री द गोल्डन स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड। रिचर्सनल पेन मीन हैवीनेस, देर में भी एसोसिएटेड डिस्निया हो सकता है, नाउजिया हो सकता है, इट में भी एसोसिएटेड इरिथमिया। सारी बातें इस्कीमिया प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इरिथमिया के चांस तो दे दिया आपने। रेस्टलेसनेस ऑफ द बॉडी के अंदर रेस्टलेसनेस डेवलप हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी, एंग्जाइटी हो जाएगी। डिवाइन साइन मैंने अभी अभी आपको बता दिया था, एक आदमी है जिसने हाथ रखा हुआ है सीने पे, रिकॉर्डे पे, वो झुका हुआ है, वो दैट इज कॉल्ड डिवाइन साइन। एंड पेन इज आफ्टर टेकिंग द एंटी इंजाइनल ड्रग्स, खासतौर पर नाइट्रेट्स। फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको बाज़ दफा कुछ भी नहीं मिलता, और बाज़ दफा आपको हाइपरटेंशन मिल जाता है, रिस्क फैक्टर है, ओबेसिटी, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया। ऑस्कल्टेशन के अंदर कोई फाइंडिंग नहीं मिलती, ये गलत है। ऑस्कल्टेशन में इंजाइना पेक्टोरस स्टेबल में कोई भी फाइंडिंग नहीं होती, रॉन्ग। ये आप देखिएगा, ये बीसीक्यू में आता है, ये ऑस्कल्टेशन में नहीं मिलती आप फाइंडिंग। इन्वेस्टिगेशन आप कराएंगे तो लैब टेस्ट कराएंगे, ल्यूकोसाइट्स, हीमोग्लोबिन, थायराइड हार्मोन, ट्रोपोनिन 1, ये सारे नेगेटिव होंगे। रेस्टिंग ईसीजी मे बी नॉर्मल और इट मे बी abnormal. If it is abnormal, what are the changes? T-wave inversion, symmetrical in 2 adjacent leads. And definite क्या है इसका? ST depression, यानी J पॉइंट का नीचे जाना, पॉइंट यानी आधा अगर मिलीमीटर भी चला गया है तो वो 2 adjacent lead में, तो इसका मतलब कंफर्म है ये। या फिर इसको कंफर्म करें एक्सरसाइज ईसीजी के साथ, कार्डियक स्केंटिग्राफी थेलियम के साथ, या एक्को के साथ स्ट्रेस, या फिर कोरोनरी एंजियोग्राफी करें इसकी और उसको कंफर्म करें कि कितनी ब्लॉकेज है। ये आप इन्वेस्टिगेट करा सकते हैं। हमारे यहाँ जो होता है वो ज़्यादातर ये होता है कि हम जो है ना स्टेबल इंजाइना को टेस्ट कराते हैं, वो सारे के सारे टेस्ट करा लेते हैं रिस्क फैक्टर के लिए, और पहले रेस्टिंग ईसीजी करते हैं और फिर ईटीटी करते हैं। हमारे यहाँ जो इस्तेमाल करते हैं हम इस तरह करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन हो जाती है इसके अंदर, खास तौर पे इसके अंदर। ये जो नीचे फैंसी टेस्ट है, अगर आप चाहें तो करा सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं होगा। तो फैंसी टेस्ट में कहता हूँ उनको, ये कंफर्म्ड है कि ये है, तब एक चीज़ है तो है यार। अब उस मरीज का जो है ना कितना वो है ना इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, ये भी तो देखे ना। हर चीज़ का जो है ना कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखी जाती है। ये ईटीटी इस तरह किया जाता है, ये बताया जा रहा है इसमें अंदर के तो भगाया जाएगा मरीज को, और इसको जो है ना मॉनिटर डॉक्टर करता है, फिजिशियन। जैसे वो एरिथमिया डेवलप होता है कोई फौरन इसको रोक देता है, और उसके लिए क्या होती है कि उनका ट्रॉली होती है, ये रखी हुई है बराबर में, देख सकते हैं रिससिटेशन ट्रॉली भी पड़ी हुई है। वो जो है ना ट्रॉली जो है ना ये है, ये रिससिटेशन ट्रॉली, ये जहाँ मैं घुमा रहा हूँ, ये ढका हुआ रखा हुआ है। जैसे कोई गड़बड़ होगी फौरन इसको लिटा के और रिससिटेशन ट्रॉली जो रखी हुई है उसे इस्तेमाल करेंगे। और ईटीटी की फाइंडिंग है ब्रूस प्रोटोकॉल के साथ, उसके अंदर टी-वेव इन्वर्जन हुआ या एसटी डिप्रेशन हुआ उसको, तो वो कितनी देर रहा, रिकवरी पीरियड कितना लिया, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। ब्रूस प्रोटोकॉल, कितना हार्ट रेट अचीव किया था पेशेंट ने, कितना ब्लड प्रेशर मैक्सिमम अचीव किया था पेशेंट ने, कितनी स्पीड पे किया था ट्रेडमिल के ऊपर, ट्रेडमिल पर ये स्पीड है वो कितनी थी। ये जो है आपके पास कंप्यूटर होता है वो खुद ही निकाल के दे देता है कि इसमें क्या स्कोर है इसका। एक्कोकार्डियोग्राफी जो है ना स्ट्रेस एक्कोकार्डियोग्राफी फैंसी टेस्ट है, वो करा सकते हैं। थेलियम जो है ये भी मैंने आपको पहले बताया फैंसी है। अगर एसटी डिप्रेशन हो गया है किसी को तो जरूरत ही नहीं थी कराने की, क्या जरूरत थी। कोरोनरी एंजियोग्राफी अगर वो आप आगे चलना चाहते हैं, मजीद तहकीक करना चाहते हैं पेशेंट को कि आगे बच जाए जाने से अनस्टेबल एंजाइना या एसटी एलिवेशन माइक्रो इन्फेक्शन से या नॉन एसटी एलिवेशन माइक्रो इन्फेक्शन से, यानी एसीएस से बचना चाहता है वो, तो कोरोनरी एंजियोग्राफी करके देख लीजिए कि वेदर ही नीड्स ट्रीटमेंट ऑफ न्यू रीजन और नॉट। जो अभी ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज है, स्टंटिंग है जिसको पीटीसीए कहते हैं,
ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, और दूसरे ये कि CABG कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। ये तय करना होता है अली अदर साहब को, ये तय नहीं करता है दूसरा बंदा। जो इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट है वो हर एक को करना चाहते हैं, स्टंट डालते हैं, पैसा बहुत मिलता है, इसलिए वो हर एक को कोशिश करते हैं स्टंट डालने की। स्टंटिंग जो होती है उसका भी एक इंडिकेशन होती है ना, वो आगे आएगी बात, उसकी इंडिकेशन होती है तब डाली जाती है। तो प्रोग्नोस्टिक थेरेपी जो है ना वो वही है जो नहीं, जो प्राइमरी प्रिवेंशन की आपको थेरेपी बताई थी, इसके अंदर जो है ना आप क्या करें, प्लेटलेट इनहिबिटर्स दे दें और HMG को रिडक्टेज इनहिबिटर दे दें, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में क्या करें, कोरोनरी वाज़ोडायलेटर्स दे दें। अब यहाँ पे जो है ना सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें शामिल नहीं हैं इस डिस्कशन में, मजबूरन मुझे फिर अपने जो भाई है उसी से बात करनी पड़ती है, क्या करूं। हुसैन है इस पे लाइन पर, हुसैन लाइन पे है, हुसैन है, अब्दुल्ला लाइन पे है, जी सर। अब्दुल्ला। जी सर। हाँ यार बेटा ये बताओ जो कोरोनरी वाज़ोडायलेटर को क्लासिफाई कैसे करते हैं? सर आर्टीरियल डायलेशन और वीनस डायलेशन। हाँ देखो इसको क्लासिफाई कैसे करते हैं, शायान आप बता सकते हैं इसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है? अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन। अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन, असल में पहले तो होता है फार्माकोलॉजिकली इसको डिवाइड करो, रूट ऑफ एंट्री। तो इसमें जो है ना फार्माकोलॉजिकल डिवीजन जो है ना मैं बता देता हूँ। नाइट्रेट्स हैं, नाइट्राइट्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, और पोटाशियम चैनल एक्टिवेटर्स हैं। ये कितने हो गए ग्रुप्स? 5 हो गए। ये 5 ग्रुप में डिवाइड होता है फार्माकोलॉजिकल ये एजेंट सारे के सारे जो हैं ये कोरोनरी वाज़ोडायलेटर्स में आते हैं। ज्यादातर जो कॉमनली इस्तेमाल करते हैं वो नाइट्रेट्स इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी नाइट्राइट्स भी इस्तेमाल करते हैं। नाइट्राइट का मतलब ये है कि अगर फर्ज करो कि इस पेशेंट को जेनेटिकली जो डिटरमाइंड था ये पेशेंट, और उसके अंदर मेथियोग्लोबिनीमिया हो जाएगा उसका, अगर जेनेटिकली डिटरमाइंड था पेशेंट, नाइट्राइट्स विल कॉज मेथियोग्लोबिनीमिया, तो वो और वर्स कर देंगे कंडीशन को। अगरचे नाइट्राइट जो है बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज करते हैं बहुत तेज, और नाइट्रस ऑक्साइड से अच्छा वाज़ोडायलेटर हो ही नहीं सकता, अभी तक तो नहीं पैदा किया गया कोई दुनिया में। अल्टीमेटली ये है कि आपको नाइट्रस ऑक्साइड जो है ना वो चाहिए, चाहे वो नाइट्रेट से चाहिए या नाइट्राइट से चाहिए। तो नाइट्राइट को जब इस्तेमाल करते हैं हम एक्यूट कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं, पेशेंट से पूछ कर तो भाई इसको पहले कोई एपिसोड तो नहीं हुआ साइनोसिस का, साइनोसिस ही हो जाता है ना मेथियोग्लोबिनीमिया में, स्लेट डर्टी ग्रे कलर हो जाता है, इस किस्म का कोई मसला तो नहीं हुआ किसी दवा के साथ। तो नाइट्राइट्स दिए जाते हैं ज़्यादातर इनहेलन फॉर्म में, इनहेलेशन फॉर्म में, जो एनेस्थेटिक एजेंट्स होते हैं ना उनके साथ मिला के भी देते हैं बस नाइट्राइट्स, वो इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन नाइट्रेट्स इस्तेमाल होते हैं। और नाइट्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4, जैसे कि बता रहे थे वो शाहन साहब, डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन। उसके अंदर जो होता है वो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग भी होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग भी होते हैं, मीडियल भी एक्टिंग होते हैं, और लॉन्ग एक्टिंग भी होते हैं। अब ये जो है ना क्लासिफिकेशन इनकी अपने लिहाज से की गई है, और इसका मतलब है कि ये जो नाइट्राइट्स हैं ये मोनोनाइट्राइट्स भी हो सकते हैं, ये जो है ना ये डाइनाइट्रेट भी हो सकते हैं, ये ट्राइनाइट भी हो सकते हैं, और एक अल्ट्रा होते हैं जो टेट्रानाइट्रेट्स कहलाते हैं, जो अभी पाकिस्तान में जो ना अवेलेबल है नहीं ये टेट्रानाइट्रेट्स। लेकिन जो तीसरे वाला जो नाइट्रेट है ट्राइनाइट्रेट, डिस्ट्राइनाइट्रेट नाइट्रेट जो है एंजिसिड नाइट्रोग्लिसरीन जिसे कहते हैं, ये अवेलेबल है, खुली आम अवेलेबल है। ये बहुत रैपिडली एक्टिंग ड्रग है, जबान के नीचे रख सकते हैं, रखनी चाहिए। आप लोग जो लगाते हैं ना हाइपरटेंशन के अंदर जबान के नीचे कैप्टोप्रिल, खुदा के वास्ते ना दीजिएगा, या निफोडिपिन के ड्रॉप्स डाल देते हैं, खुदा के वास्ते मत दीजिएगा। कौन सी ड्रग है जो सबलिंगुअल दे सकते हैं? ग्लिसाइल ट्राइनाइट्रेट, एक हो गई, ये याद रखिएगा, मैं पूछूंगा ये दोबारा। What are the drugs which are recommended sublingually by the American Heart Association? उसमें एक ड्रग तो हो गई ग्लिसाइल ट्राइनाइट्रेट, वो आप दे सकते हैं। इसकी टैबलेट भी आती हैं, ओरल थेरेपी भी आती है इसकी। इसी तरह से डाइनाइट्रेट्स भी होते हैं, डाइनाइट्रेट्स जो होते हैं वो भी आते हैं, बाजार में मिलते हैं। और इसी तरह से जो है वो मोनोनाइट्रेट्स भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं। जैसे असर डाइनाइट्रेट आया है जिसमें लिखा हुआ है
डायनाइट्रेट आपने पढ़ा इसमें, ये लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है इसके मुकाबले में। तो इसके अंदर जो है वो ट्राइनाइट्रेट और डाइनाइट्रेट हम इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर पाकिस्तान में, क्या ना, और मोनोनाइट्रेट इस्तेमाल करते हैं। मोनोनाइट्रेट जो होते हैं वो ड्रग्स हैं। अब इसी को मोनोनाइट्रेट आइसोसोर्बाइड, डाइनाइट्रेट होते हैं तो आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट भी होता है। मुनिस के नाम की टैबलेट आती है, आपने पढ़ी होगी, मुनिस आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट है ये और नाम से भी आती है, बहुत सारे नाम है इसके जो हम लिखते रहते हैं लोगों को। अब ये आपके काम की बात नहीं है, आपके काम की बात सिर्फ समझना है इसको कि अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग तो अवेलेबल है नहीं, वो तो छोड़ दें। दूसरे जो है वो ट्राइनाइट्रेट्स हैं, हाँ वो अवेलेबल हैं, वो शॉर्ट एक्टिंग है, बहुत जबरदस्त एक्ट करते हैं। फिर डाइनाइट्रेट्स हैं जो कितनी देर असर करते हैं, वो तकरीबन 4 घंटे से 6 घंटे तक उसका इफेक्ट होता है डाइनाइट्रेट्स का। और मोनोनाइट्रेट्स का जो होता है वो 12 आवर तक इफेक्ट होता है, वो लॉन्ग एक्टिंग है वो काफी। तो आप किसी पेशेंट को देना चाहें इनमें से कोई ड्रग तो दे दे, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि इसके साइड इफेक्ट जो होते हैं वो अपीयर होने चाहिए। अगर साइड इफेक्ट अपीयर नहीं हुए, यानी हेडेक होता है इसमें, अगर हेडेक अपीयर नहीं, आदमी को हेडेक नहीं होता मैं दवा खा रहा हूँ, तो इसका मतलब है दवा की क्वालिटी ही खराब है। आपने या तो डोज सही नहीं दी है या क्वालिटी खराब है। यानी सर में दर्द होना जरूरी है, उसके बगैर शुरू में जब भी ये कोई भी मेडिसिन लेगा, कोई भी नाइट्रेट्स लेगा या नाइट्रेट्स लेगा, उसको हेडेक होगा। बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो आदी हो जाता है, फिर उसको नहीं होता, तो वो एक्लिमेटाइज हो जाता है। लेकिन शुरू में आप दें और वो मरीज के मुझे तो कोई सर में दर्द कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि आपने जो दवा दी या तो एक्सपायर्ड मेडिसिन दे दी शायद आपने उसको, या फिर वो थर्ड क्लास कंपनियां जो बनाती हैं 2 नंबरी दवा जैसे आप कहते हैं, या वो दे दी आपने, उस वजह से हेडेक ही नहीं हुआ। हेडेक होना लाजमी है, बिकॉज इट विल ऑल्सो डायलेट द मेनिंजियल वेसल्स। तो मेनिंजियल वेसल डायलेट होती है तो याद रखें हेडेक होना चाहिए, थ्रॉबिंग हेडेक होना चाहिए, तो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट होना चाहिए। इसके साथ जो मसला है वो हेडेक का है। इसी तरह माइल्ड नाइट्राइल इनहेलेशन मैंने आपको बताया अभी, ये बहुत क्विक इफेक्ट करती है, ये सिर्फ इमरजेंसी में इस्तेमाल होती थी, अब नहीं करते हैं। अभी लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स हैं, टेट्रानाइट्रेट वगैरह, ये सारे जो लिखे गए हैं, और इनको आप छोड़ दीजिए। एब्जॉर्प्शन इनकी जो है ना बहुत अच्छी है जीआईटी से, और सारे के सारे लोग सबकी सब नाइट्रेट्स की, और बेहतरीन मेटाबॉलिज्म है इनका, फास्ट क्विक फर्स्ट क्लास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है इसका, बहुत जल्दी एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। क्या बनाते हैं ये नाइट्रिक ऑक्साइड, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं तो क्या कर लेता है वो, बहुत पावरफुल वासोडायलेटर है वो नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है। मेटाबॉलिज्म जो है ना इसका, ये लिवर के अंदर होगा, डायरेक्ट कन्वर्ट करेगा ये अल्टीमेटली नाइट्रिक ऑक्साइड में। जैसे मैंने आपको बता दिया था, ये टूटता रहेगा टूटता रहेगा टूटता रहेगा, टूट टूट के एंड में आके नाइट्रिक ऑक्साइड बना देगा। मैकेनिज्म एक्शन ये है कि नाइट्रिक ऑक्साइड, NO, नो का मतलब ये नहीं नहीं है, ये नहीं समझना कि नो का मतलब नहीं, इसका मतलब है नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका एक्टिवेशन जो है वो इसके अंदर लिखा हुआ है, साइक्लिक GMP मायोसिन लाइट चेन टू मायोसिन, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। कॉजिंग मसल रिलैक्सेशन, यस, ये स्मूथ मसल को रिलैक्स कर देगा, ये याद रखें बस, इसको छोड़ दीजिए। क्लिनिकल यूजेज जो है वो आपको पता है कि ये शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, तो ट्राइनाइट्रेट देंगे आप इसको, ट्राइनाइट्रेट देंगे ताकि क्विक एक्शन हो। और प्रोफिलैक्टिक के लिए क्या देंगे, लॉन्ग एक्टिंग देंगे, वो कौन से हैं, मोनोनाइट्रेट्स, वो देंगे पेशेंट को। और अगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो फिर दूसरी तरफ चले जाएंगे। इसके साथ मैंने कहा था फ्लशिंग होगी, हेडेक होगा, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होगा। ये सुनो, ये आवाज आ रही है आपको, ये शायान साहब, इसका मतलब है कि अपनी बकवास बंद करो भाई। 5 मिनट और लेता हूँ मैं, फिर मैं बंद कर दूँ। सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन है, कार्सिनोजेनेसिटी, ये इतने मेथियोग्लोबिनेमिया ओनली विद नाइट्राइट्स मैं पहले बता चुका हूँ। असल मसला नहीं है, असल मसला जो है थ्रॉबिंग हेडेक, टेकिकार्डिया का भी इतना मसला नहीं, मैंने नहीं देखा। सर हम पेशेंट को बताएंगे कि आपको थ्रॉबिंग हेडेक होगा, बिल्कुल बताना चाहिए, बताना चाहिए। तो वो मेडिसिन नहीं लेगा फिर, मतलब लेगा बीपी। इसका तरीका कारी होता है कि आप साथ में इसके पैरासिटामोल ऐड करते हैं, शुरू में हमेशा देते हैं। अगर आप पैरासिटामोल दे देंगे
और बता भी दें उसको कि इसका आपको इस दवा का बड़ा फायदा है, लेकिन ये हेडेक कॉज करेगी, और ये दवा आप खाएंगे पैराडोल, इसके बाद ये नहीं करेगी। और कुछ दिन के बाद पैराडोल जो है ना खाने की जरूरत ही नहीं है, 6-7 दिन बाद वो डेवलप हो जाता है, इसके अंदर कंप्लाइंस आ जाता है पेशेंट के अंदर, एक्लेमेटाइज हो जाता है वो, फिर नहीं होता। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको दिया जाए काफी दिन तक तो नहीं, टॉलरेंस इसका मसला है। मुस्तकिल देते रहेंगे तो टैकीफिलैक्सिस हो जाएगा, फिर ये डोज बढ़ानी पड़ेगी, या इसका इफेक्ट नहीं रहेगा, उतना अच्छा नहीं लेता। तो टॉलरेंस इसमें मसला है। नाइट्रेट्स का प्रॉब्लम यह है 10 साल से खिलाए चले जा रहे हो आप, और भाई क्यों खिला रहे हो यार? टॉलरेंस डेवलप हो जाता है 3 मंथ्स में, 6 मंथ में। आप प्रोडक्ट तो चेंज कर देते। आपने डाइनाइट्रेट दे दी थी तो आप मोनोनाइट्रेट पे ले आते, या उसकी जगह कोई और दवा इस्तेमाल कर लेते। मिसाल के तौर पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है ना, दे आर वेरी इफेक्टिव ड्रग्स, और एसोसिएट थेरेपी है, ये एडजुवेंट थेरेपी है इसके साथ। और ये करते हैं, जिस तरह आपको मालूम है कि ये ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को भी कम करते हैं और हार्ट रेट को भी डिक्रीज करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड के अंदर तवाजुन हो जाता है। और इस तरह से जो है वो ये छोड़ दीजिए, पोटाशियम चैनल ओपनर्स की बात करें, ये नई चीज है। निकोरेंडल जो है ना, एक्टिवेशन ऑफ द पोटाशियम चैनल से ये चैनल को खोलता है, नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज कराता है वहां पे। आर्टरियो एंड विनोडाइलेटर बोथ साइड्स, ये भी यही काम जो है ना नाइट्रेट भी करते हैं, नाइट्राइट भी करते हैं। यानी प्री लोड को भी कम करते हैं और आफ्टर लोड को भी कम करते हैं। यूज एज अ प्रोफिलैक्टिक थेरेपी में इस्तेमाल किया जा सकता है निकोरेंडल, या सब्स्टिट्यूट थेरेपी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई नाइट्रेट्स खा रहा था तो इसको कहते हैं हॉलीडे वीक, इसको कहते हैं हनीमून पीरियड। हनीमून पीरियड आपको देना होता है जब किसी को नाइट्रेट दे रहे होते हैं, तो हनीमून पीरियड्स के अंदर क्या दे दीजिए, निकोरेंडल दे दीजिए। इस दौरान आप नहीं देना चाहते हैं, 10 दिन 15 दिन का रेस्ट देना चाहते हैं नाइट्रेट्स को, ताकि वो टॉलरेंस से वापस निकल आए। उसके दौरान निकोरेंडल देते हैं, 10 मिलीग्राम में आती है, 20 मिलीग्राम में आती है, निकोरेल के नाम से आती है। तो मैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ इसको। इसके अंदर जो टॉलरेंस का मसला नहीं है इस निकोरेंडल में, जो है ये फायदा है। फिर एक दवा है जो बीटा ब्लॉकर्स जो है, सारे के सारे बीटा ब्लॉकर्स जो है जो IHA वाले हैं, वो सारे के सारे जो है स्मूथ मसल रिलैक्सेशन करते हैं। अटेनोल है, बिथेनोल है, बसिप्रोल है, ये सारी के सारी जितनी ड्रग्स हैं जो अभी आई है, नेबिविलोल, ये सारी की सारी जो है ना ये करती हैं, वासोडाइलेटर्स हैं, कोरोनरी वासोडाइलेटर्स भी हैं। और दूसरा फायदा इसका ये है कि ये जो है ऑक्सीजन डिमांड को कम करती हैं मायोकार्डियम में। इसलिए जो है इसको क्या कहते हैं, एडजुवेंट थेरेपी के तौर पे भी देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स को देते हैं लो डोज में। ये रेनालाजीन जो नई ड्रग है, ये बड़ी जबरदस्त दवा है, और ये देते हैं हनीमून पीरियड्स में, खास तौर पे इसको ट्राई करते हैं। और ये जो करती है, ये कार्डियक जो मेटाबॉलिज्म है, देखिए ये लिखा हुआ है इसमें, जो है सारा का सारा इसका लिखा हुआ है, तफसील लिखी है कि इफेक्ट द सोडियम डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल्स एंड प्रिवेंट कैल्शियम ओवरलोड that causes the cardiac ischemia, decreases cardiac contractility, blood pressure पे कोई इफेक्ट नहीं है, हार्ट रेट पे कोई इफेक्ट नहीं है, but it can prolong QT interval, so it is contraindicated in the long QT interval में सिर्फ contraindicated है। अदरवाइज ये ड्रग बेहतरीन ड्रग है। उस जमाने में जब हनीमून पीरियड हो और नाइट्रेट्स को आप रेस्ट देना चाहते हैं तो रेनालाजीन देते हैं। एक और ड्रग होती है ट्राइमेटाडाजीन, वेस्टेरल के नाम से आती है, वेस्टेरल, वो भी यही इफेक्ट करती है, सेम बिल्कुल। तो कैल्शियम सोडियम डिपेंडेंट चैनल और कैल्शियम चैनल्स को वो करती है, इफेक्ट करती है, और ओवरलोड कम करती है, और कार्डियक इस्कीमिया को प्रिवेंट करती है। ये इसका इफेक्ट है। मैं हर एक पेशेंट को देता हूँ, खास तौर पे जिनको मार्कर इन्फेक्शन हो जाए एक दफ़ा, तो हर एक के साथ मैं छल्ला जो लगाता हूँ वो रेनालाजीन का लगा देता हूँ, तड़का जिसे कहते हैं, तड़का, मैं इसको कहता हूँ तड़का, ताकि ये बिल्कुल महफूज हो जाता है, वो परमानेंट जो है ना उसका जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, और वो बहुत अच्छी पोजीशन में रहता है, अनलेस कि उसकी जो है वो आगे उसको मैनेज करें आप, कि वो जो है ना वो क्या करें। कॉम्बिनेशन थेरेपी भी दे सकते हैं आप। ये एक डायग्राम है जिसमें सारा बताया गया है इसी के बारे में, ये ड्रग्स जिनके नाम मैंने लिए हैं, कुछ प्री लोड कम करती हैं, कुछ आफ्टर लोड कम करती है, कुछ प्री लोड को भी कम करती हैं, आफ्टर लोड को भी कम करती हैं। तो हार्ट रेट
इंक्रीज, कॉन्सेंट्रेटेड इंक्रीज, प्रीलोड इंक्रीज और आफ्टरलोड इंक्रीज होगा, सारी बातें इस्कीमिया हो जाएगा, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी। उसके लिए जो है ना वो ड्रग्स जो लिखी गई हैं वो बीटा ब्लॉकर्स है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, नाइट्रेट्स हैं और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं जो प्रीलोड को भी कम करते हैं, आफ्टर लोड को भी कम करते हैं। फिर इसके बाद ऑक्सीजन सप्लाई, कोरोनरी फ्लो जो है वो कम हो जाए या रीजनल मायोकार्डियल का फ्लो कम हो जाए, इसमें भी नाइट्रेट्स इफेक्टिव है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इफेक्टिव है, या फिर एंटी थ्रोम्बोटिक स्टेटिन्स जो है ना वो इफेक्टिव है। वो तो देते हैं आप प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए, वैसे ही देते हैं, वो भी इसका जिक्र ही नहीं है, स्टेबल एंजाइना है इसमें प्राइमरी प्रिवेंशन। सर्जिकल थेरेपी उसमें की जाती है जिसमें आप 1 वेसल डिजीज, 2 वेसल डिजीज, 3 वेसल डिजीज। 1 वेसल डिजीज है तो इसके अंदर पीटीसीए करेंगे, एंजियोप्लास्टी करेंगे। अगर 2 वेसल डिजीज है और अच्छा कोलेट्रल है तो भी आप पीटीसीए करेंगे। लेकिन अगर 3 वेसल डिजीज है या 2 वेसल डिजीज है और उसका कोलेट्रल अच्छा नहीं है या डिस्टेंट जो है ना वो ब्लॉकेज है जहाँ पे जा नहीं सकता, कैथेटर नहीं जा सकता, उनमें जो है ना सीएबीजी करना होगा, कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी करनी होगी। इन द एंड आपको इस तरह करना होगा। जाहिर बात है कि पीटीसीए करते हुए बताया है इन्होंने, ये इसकी टाइप्स बताई हैं कि स्टंट इंसर्जन करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं और उसको निकाल लेते हैं, स्टंट रिमेन्स इन द कोरोनरी आर्टरी। ये बहुत महंगी चीज़ है, 1,40,000 का स्टंट, एक स्टंट होता है अच्छा वाला जो है, जो मेडिकेटेड कहलाता है, यानी जो जिसका इन्फ्लेमेशन नहीं कॉज करता, मस्कुलाइटिस कॉज नहीं करता, थ्रोम्बोसिस कॉज नहीं करता। बाद में जो है ना ये जो होता है ना एंटी, जो बॉडी जो होता है रिएक्ट करती है इसके खिलाफ, क्योंकि आपने एक नई चीज़ डाल दी है तो फॉरेन बॉडी डाली है आपने तो उसको रिएक्ट करेगी, उसके लिए इसके अंदर मेडिकेशन डाली जाती है, तो उसको कहते हैं हम मेडिकेटेड स्टंट्स। महंगे बहुत होते हैं, नॉन मेडिकेटेड तो 30,000 40,000 का होता है। आजकल कोई भी नहीं डालता है, सब मेडिकेटेड स्टंट ही डालते हैं। अगर 3 स्टंट आप डालेंगे तो कितने हो गए, 3.5 लाख से ज्यादा हो गए, और प्रोसीजर करने वाले के अलग पैसे हो गए, तो 4.5 लाख का हो जाएगा प्रोसीजर। इसके मुकाबले में सीएबीजी जो है सस्ता है, 1,80,000 में हो जाता है, प्राइवेट आप कराएंगे 2.5 लाख में हो जाएगा ये। इसके अंदर सिंगल भी करते हैं और डबल भी करते हैं बाईपास, ट्रिपल भी करते हैं और क्वाड्रुपल भी करते हैं। ये आपके में समझने की चीज़ नहीं है, लेकिन आपको सीएबीजी पता होना चाहिए कि कब करते हैं। ये उस वक्त करते हैं जब 2 वेसल डिजीज हो और कोलेटरल्स नहीं हो उसके बाद, या डिस्टेंट हो आपका जो है ना, आप स्टंटिंग नहीं कर सकते, या 3 वेसल डिजीज हो, डिफ्यूज हो, कोलेटरल्स बहुत ही कमजोर है इसकी। 3 वेसल डिजीज में उम्मन जो है सीएबीजी ही करना चाहिए, स्टंट नहीं डालने चाहिए। मैं खिलाफ हूँ इसके। ये जो है ना ये डिस्कशन हो गया खत्म। अब इसके ऊपर जो है ना खाली स्टेबल एंजाइना पे, स्टेबल एंजाइना पेक्टोरलिस जिसे कहा है, इस पर कोई सवाल हो तो कर लो ताकि फिर मैं सोने की तैयारी करूँ। सेकंड सबलिंगुअल ड्रग कौन सी यूज करते हैं हम? इस वक्त जो एंजिसिड के नाम से है, बच्चे अपने घर में लाके रख लो 20 गोलियां तो अच्छा है। एंजिसिड है, ग्लिसाइड, एंजिसिड ANGISID, एंजिसिड, ये ग्लिसाइड नाइट्रेट है, ग्लिसाइड नाइट्रोग्लिसरीन, ये मिलती है। हाँ, ये तो आपकी स्लाइड में मेंशन हुआ था। इसके अलावा आप कह रहे थे कि एक और सेकंड ड्रग है, 2 ड्रग यूज करते हैं जी। सबलिंगुअल में जो एक और भी ड्रग देते हैं ना, यहाँ पे नहीं बताया जाएगा, वो ICS में जिक्र। अच्छा, इसमें नहीं है, इसका ताल्लुक नहीं है। ओके, सही है। और कुछ ठीक है, बंद कर दूं? थैंक यू सर। हाँ, ये कल जो है ना ये आखिरी सेशन होगा, आपसे मुलाकात होगी, लास्ट सेशन है। उसके बाद जिंदगी रही तो कभी मुलाकात होगी। ये जो है ना कल ECG की क्लास भी है सर सुबह। हाँ सुबह है जी, ये लास्ट क्लास है ये ECG की। इसको भुगतिएगा कल, और उसके बाद देखते हैं वो क्या करते हैं, क्या फैसले करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते। हमारा ये सेशन अपना जारी है, ये प्राइवेट सेशन है, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसलिए जो है कल मुलाकात इंशाल्लाह। कुछ हो गया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके। अल्लाह हाफिज।